चलिए, गुड मॉर्निंग। व्यवसायिक अध्ययन का चैप्टर 6 नियुक्तिकरण का आज सेकेंड डे है और यदि हम 60 मिनट पढ़ लिए कंटिन्यू तो शायद ये आज चैप्टर कंप्लीट हो सकता है, और यदि नहीं कंप्लीट हुआ तो 10-15 मिनट का ही बचेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नियुक्तिकरण में जो कि पहला दिन था कल, है ना, तो हमने उसमें क्या क्या देख लिया था, उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया था, नियुक्तिकरण का मतलब अर्थ समझ लिया था, परिभाषा देख ली थी, विशेषताएं नहीं देखी थी अपन ने, है ना, और महत्व भी नहीं देखा था। ये तो आप लोग खुद ही कर लोगे यदि नियुक्तिकरण समझ में आ गया तो बहुत इजी रहेगा। मानव संसाधन प्रबंध क्या होता है ना, ये भी हमने देख लिया था। एक मानव संसाधन विभाग ही पूरा हो जाएगा, अलग विभाग अलग हो जाएगा और वही क्या करेगा, मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, मानव संसाधन का अर्थ हमने समझ लिया था, इसमें बाकी चीजें काम की नहीं है इतनी। इसमें सीधे आते हैं नियुक्तिकरण प्रक्रिया, जो कि हम लोग कल देख चुके हैं। ठीक है, हम लोग कल देख चुके हैं नियुक्तिकरण प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में हमने सबसे पहले देखा था, ये जो सारा देखा था उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी, भर्ती, चयन और प्रशिक्षण। बस आगे के ये तीनों ही टॉपिक है अपने, है ना, भर्ती, चयन और प्रशिक्षण और विकास को अपने को समझना है। तो भर्ती हम कल देख चुके थे। बताओ, भर्ती में अपन कहां तक देख चुके थे? भर्ती का आशय देख चुके थे, भर्ती प्रक्रिया देख चुके थे, ठीक है, और भर्ती प्रक्रिया देख चुके थे, और इसके बाद में हमने एक स्रोत देखना है ना, भर्ती प्रक्रिया अपन देख चुके थे। अच्छा, मेरा पेज वही का वही रिटर्न आ रहा है मेरे पास में एक, तो हाँ, भर्ती स्रोत देखने थे, राइट। अच्छा टॉपिक है, पूछा जाता है भर्ती के स्रोत, ठीक, या फिर आंतरिक स्रोत को समझाइए, भर्ती के आंतरिक स्रोत को समझाइए, बाह्य स्रोत को समझाइए। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है बेटा, ठीक है। चलिए, भर्ती के आंतरिक स्रोत देखो यार, सीधा सीधा समझ में आ रहा है, आंतरिक अंदर से कुछ है, बाहर बाह्य मतलब बाहर से। किसके आंतरिक? संस्था के अंदर का हिस्सा। देखो, भर्ती कब करेंगे हम? जब हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, तब हम क्या करते हैं, भर्ती करते हैं। और भर्ती का मतलब क्या है? लोगों को बताना कि हमारे यहाँ क्या है, पद खाली है, जॉब है। भर्ती का मतलब क्या है? लोगों को बताना। क्या बताना? कि हमारे यहाँ जॉब खाली है। ठीक, तो इसके 2 तरीके, एक तो हम हमारे संस्था के अंदर ही ऐसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो अपन देखेंगे। तो संस्था के अंदर भी हम ऐसा कर सकते हैं कि हमको बाहर के व्यक्ति की जरूरत नहीं है। हम हमारे, यदि कोई पद खाली है तो उसकी पूर्ति हम संस्था के अंदर से ही कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि ये स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करना। चलो मैं पहले आंतरिक को समझा देता हूं, फिर बाहरी को समझाऊंगा, है ना। पहला क्या रहा है? स्थानांतरण, ट्रांसफर। जब हमारे कोई बड़ी ब्रांचेस है, जैसे कि मान लो बैंक, है ना, बैंक की सभी शहरों में ब्रांचेस है, राइट। मान लो किसी ब्रांच में 4 की जगह 3 ही एम्प्लॉय है, वहां कितनी जरूरत है? 4, और वहां कितने हैं? 3। और किसी ब्रांच में कितने हैं? 5। तो हम क्या करेंगे? सबसे आसान तरीका क्या है उस रिक्त स्थान को भरने का? कि उस 5 में से एक को उठा के किधर ला दो, यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या हो गई? भर्ती हो गई। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या कहलाएगा? आंतरिक स्रोत। मतलब संस्था के अंदर का ही व्यक्ति उस पद को भरेगा, उस पद पर आएगा, ठीक है, आंतरिक स्रोत। उसमें पहला कौन सा हो गया? स्थानांतरण। ठीक, अब प्रश्न या तो आपको सीधा सीधा पूछ सकता है, अच्छा कल की न्यूज मालूम पड़ी कुछ? हमारा जो पैटर्न नया जो आया था वो फिर से कैंसिल कर दिया गया है, और पुराना जो था 25 नंबर वाला एमसीक्यूज और हर क्वेश्चन का और में, राइट। पर मेरी जब कुछ लोगों से बात हुई, जानकार लोगों से, तो उन्होंने बोला सर अभी तो कोई आप है ना रणनीति बनाओ ही मत। माने कि वो जो हुआ है वो पक्का है, पर है ना यार, अभी तो अपन भरोसा ही नहीं कर सकते, बोले पेपर की न्यूज पे मत चलो।
समझ में आ रही? जब तक उसका ऑफिशियल लेटर ना आ जाए तब तक मानो मत। हालांकि हम लोग तो उसके हिसाब से पढ़ ही नहीं रहे, हम तो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। भैया 2 नंबर का पूछना हो, 3 नंबर का पूछना है, कितने का भी पूछ ले हम तो बता देंगे। समझ में आ रही बात? तो मान लो जैसे कि ये 4 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जा सकता है आंतरिक स्रोत, है ना? तो आपको लगभग सभी के 4 पॉइंट के मतलब लिखना पूरे 5 पॉइंट, ठीक, और किसी 4 को एक्सप्लेन कर देना 4 नंबर में, 5 में पूरा 5 को एक्सप्लेन कर देना। बात समझ में आ रही? या क्वेश्चन क्या कर सकता है, मिला के बना देगा, आंतरिक के 2 और बाह्य के 2, खुद ही बोल देगा कि भैया स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रत्यक्ष भर्ती, विज्ञापन, इसको समझाइए। समझ में आ रही बात? तो हमें समझना तो सबको पड़ेगा, और अभी भी बता दूं, रटने की जरूरत नहीं है। अभी क्या समझाया हमने कि संस्था में किसी बड़ी संस्था में यदि अधिक शाखाएं होती हैं और किसी शाखा पर कोई कमी हो कर्मचारियों की और किसी पर आधिक्य हो, तो आधिक्य वाली संस्था से उस कर्मचारी को कमी वाली संस्था में क्या कर दिया जाएगा, स्थानांतरण कर दिया जाएगा। ये हो गया स्थानांतरण। क्या रटना था आपने को उसमें? समझ में आई बात? पदोन्नति, पदोन्नति मतलब प्रमोशन। प्रमोशन कैसे किया जाएगा भाई? असिस्टेंट मैनेजर है ना? तो असिस्टेंट मैनेजर 4 सालों से वो असिस्टेंट मैनेजर है ना? और हमारा का जो मेन मैनेजर है वो क्या किसी और कंपनी में चला गया, मान लो खाली हो गई, तो हम किसी नए व्यक्ति को बुलाने के बजाय हम उस असिस्टेंट मैनेजर को ही मैनेजर बना देंगे। क्यों भाई? 4 साल का अनुभव है उसको हमारी संस्था का, फायदा है ना, वो तो सीख ही चुका है, हाँ या ना? तो हम उसको क्या कर देंगे, उस स्थान की पूर्ति कर देंगे। बात समझ में आई? पदोन्नति। अस्थायी अलगाव, अस्थायी अलगाव का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए भर्ती करना। देखो आ जाओ अस्थायी पर। जब संगठन में कार्य की कमी हो जाती है तब नियोक्ता द्वारा कुछ समय के लिए कर्मचारी को कार्य से हटा दिया जाता है। पहले कार्य कम था तो हमने उसको हटा दिया, बोले यार अभी काम नहीं है, जब काम होगा तब हम तुमको बुला लेंगे। और जब फिर काम आता है तब हम उसी व्यक्ति को क्या कर लेते हैं, दोबारा बुला लेते हैं। तो ये वही आंतरिक स्रोत हुआ। क्यों? क्योंकि पहले हमारे यहाँ का ही कर्मचारी है, बस अभी फिलहाल काम ना होने के कारण अभी काम नहीं कर रहा था। समझ में ही बात? सेवा वृद्धि, सेवा वृद्धि का मतलब होता है सर्विस, नौकरी के समय को बढ़ा देना। अभी गवर्नमेंट ने किया था, गवर्नमेंट ने कहा था कि 60 साल तक की उम्र तक आपको क्या करेंगे, सर्विस देना है, उसके बाद में आपको क्या दे देंगे, रिटायरमेंट। अभी एमपी गवर्नमेंट ने 2 साल पहले जब शिवराज सिंह चौहान जी आखिरी पीरियड चल रहा था, मतलब कि ये चुनाव के पहले पहले, तो उन्होंने क्या कर दिया, सारी गवर्नमेंट नौकरी की एज कितनी कर दी, 60 से 62 कर दी। 2 साल क्या कर दी, सेवा वृद्धि कर दी। आंतरिक भर्ती हो गई ना वहीं के वहीं। भाई उनको मालूम था कि अब ये सब रिटायर होने वाले हैं और क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान हो जाएगा, पद खाली हो जाएंगे, और चुनाव के टाइम में कैसे काम करवाएंगे लोगों से, नए लोगों से। बात समझ में आ रही है? और चुनाव होने के बाद भी कोई भी सरकार आएगी तो भी उसको दिक्कत होगी। तो एक काम करो, इनकी सबकी क्या बढ़ा दो, सर्विस बढ़ा दो, नौकरी को टाइम को बढ़ा दो। जिससे क्या होगा, अनुभव वही का वही मिल जाएगा, हमको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं। भाई चुनाव के टाइम पे कहां नए लोगों को समझाएंगे अपन, और गड़बड़ कर दी तो। बात समझ में आ रही है? तो एक काम करो, 2 साल की और बढ़ा दो सेवा वृद्धि। ठीक। जबरी छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारियों को वापस काम पर बुलाना, ये अस्थायी अलगाव जो था ना, वो जबरी, ये लगभग एक जैसा ही है। इसमें हम उसको, इसमें भी काम ना होने के कारण हम उसको क्या बोल देते हैं कि यार अभी तुम घर जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तुमको बुला लेंगे। ठीक है, ये दोनों सेम है लगभग। ये हो गए भाई आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत के कुछ लाभ है। अब लाभ जरा देखो क्या होना चाहिए भाई, हमारा ही कर्मचारी है इसलिए उसको हमारी संस्था से वो अच्छे से क्या है, अवगत है। अवगत है मतलब जानकार है, उसको नियम कायदे नीतियां सब मालूम है, उसको समझाने की जरूरत है क्या, नहीं। बात समझ में आ रही? दूसरा, कार्य क्षमता में वृद्धि। कर्मचारी पदोन्नति के लालसा में, मतलब हमने यदि इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि एक असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर बन सकता है,
माहौल है हमारे यहाँ और हमने लोगों को बता रखा है। तो एक असिस्टेंट मैनेजर कितनी मेहनत करेगा, बात सोचो। उसको मालूम है कि यदि मैं अच्छी मेहनत करूंगा तो मेरा प्रमोशन होगा और मैं क्या बन सकता हूं, मैनेजर बन सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो आपके कार्य में वृद्धि होगी, वो अच्छे से काम करेगा लालसा में। मनोबल में वृद्धि होगी। जिसका असिस्टेंट मैनेजर से क्या हो गया मैनेजर, उसका कॉन्फिडेंस देखो क्या होगा, है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना कि भाई मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, ठीक है। मनोबल में वृद्धि होगी, मनोबल में वृद्धि होगी तो किसको फायदा है, संस्था को ही फायदा है, हाँ या ना, ठीक। आय में वृद्धि, भाई पदोन्नति और पदोन्नति करोगे तो क्या होगा, वेतन बढ़ेगा, वेतन बढ़ेगा, बात वही है, आपके यहाँ लोग ज्यादा साल तक टिके रहेंगे। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट संस्था के लिए एक और बात हो जाती है मानव संसाधन से संबंधित, कि उसके यहाँ जो कर्मचारी आया है ना, वो लंबे समय तक वहीं काम करे। ऐसा करने का क्या कारण है, यदि वो वहीं रहेगा तो उस पर ट्रेनिंग का खर्चा कम आएगा, समझ में आ रही बात, और उसका लाभ, विशिष्टता का लाभ मिलेगा। विशिष्टता याद है ना, एक ही काम करते करते वो इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि हमको उसका फायदा तभी मिलेगा। शुरू में नया व्यक्ति आपको इतना लाभ नहीं दे सकता। कुछ जगह तो ऐसा होता है कि साल भर तक एक व्यक्ति से कोई फायदा ही नहीं होता है कंपनी को। वो एक साल भर काम करेगा, जब जाके उसमें एक्सपर्ट होगा, तब जाके वो कमाना चालू करेगा। किसके लिए, कंपनी के लिए, संस्था के लिए। तब तक तो उसने घाटा ही दिया है उसको। तो कंपनी क्या चाहेगी, संस्था क्या चाहेगी, कि मेरे यहाँ यदि कर्मचारी आए तो लंबे समय तक टिके रहे। और ऐसा करने के लिए हमको वहां का माहौल बना के रखना पड़ेगा, और वहां का माहौल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक स्रोत से भर्ती है। उनको मालूम रहेगा ना कर्मचारियों को कि नहीं यार, अपन यहाँ मेहनत से काम करेंगे तो अपना प्रमोशन भी होगा, अपनी वेतन भी बढ़ेगा। समझ में आ रही बात, ये सब लाभ है। भर्ती पर न्यूनतम लागत, जो भर्ती आंतरिक स्रोत से करेंगे बाह्य स्रोत के मुकाबले, है ना, बाह्य स्रोत के मुकाबले आंतरिक जो भर्ती होगी वो क्या होगी, सस्ती होगी, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। समझ में आई बात। प्रशिक्षण व्यय में कमी, अभी बताया था, ट्रेनिंग देने में ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर बना दिया तो कौन की ट्रेनिंग, उसको तो सब आता ही है, मालूम ही है, और रोज ही तो मैनेजर के साथ में घूम रहा था, ठीक। पदोन्नति के अवसर, ठीक है, औद्योगिक शांति देख लेना, ये 6 तो आप कर ही लेना, ठीक है। सीमाएं हम तब पढ़ पाएंगे, तब समझ पाएंगे जब हम बाह्य भर्ती को समझेंगे। बाह्य भर्ती जैसे ही समझोगे ना, दोनों की तुलना करनी हमको बस, ठीक है। सीमाएं, सीमाएं अपन उधर देखेंगे। अब आ जाओ बाह्य भर्ती। तो बाह्य भर्ती में आता है सबसे पहले प्रत्यक्ष भर्ती। प्रत्यक्ष भर्ती का मतलब ये है कि जहां पर भी आपका बिजनेस है वहां पर आप एक नोटिस लगा देते हो। अक्सर ये मजदूर लोगों को काम पर रखने का तरीका होता है। जैसा फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाहर हमने नोटिस लगा दिया कि भैया इतने लोगों की जरूरत है इतने समय के लिए। जैसे अक्सर आप देखना, ये जो कॉटन, ये जो सूत मिल होती है, कॉटन इंडस्ट्री होती है, या फिर ये जो हमारे जो खाने का तेल होता है ना, मीठा तेल जिसको बोलते हैं, उसकी जो फैक्ट्रीज होती है, जब जैसे सोयाबीन आया या मूंगफली आया, है ना, सोयाबीन और मूंगफली से क्या निकलता है, तेल निकलता है, या फिर सरसों, है ना, जब इनकी फसल आती है ना, उस समय उन फैक्ट्रियों में बहुत काम होता है। तो उस समय वो बोरे उठा उठा के, भाई सामान इधर से रॉ मटेरियल उठाने वाला, खाली करने वाला, ये लोगों की ज्यादा जरूरत होती है। तो उस समय ये फैक्ट्री के बाहर क्या लगा देंगे, एक नोटिस लगा देंगे, भैया इतने लेबर की जरूरत है, इतना पैसा दिया जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गई, डायरेक्ट भर्ती। आदमी कहां से आ रहा है, संस्था के बाहर से, पहले से नहीं था वो। बात समझ में आ रही, ये पढ़ के देखना, मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। इसके बाद में आता है आकस्मिक बुलावा। एक्चुअल में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं कहीं किसी कंपनी में अकाउंटेंट का काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे इस कंपनी में मजा नहीं आ रहा है, मैं अपनी जॉब को बदलना चाहता हूँ किसी और कंपनी में। तो मैं क्या करूंगा, मैं देख लूंगा यार 4-5 कंपनियां कौन सी है, उन कंपनियों में जाऊंगा और अपना जो एक पूरा एक डिटेल, जिसको हम रिज्यूम बोलते हैं, ठीक है ना, हमारी पूरी डिटेल रिज्यूम उस कंपनी में देके आ जाएंगे कि साहब जब जरूरत लगे
तो बुला लेना। बात समझ में आई? तो जब थोड़ी बहुत वैकेंसी होती है, मतलब पद खाली होते हैं, तो कंपनी क्या करती है, वो ही सारे जो जितने रिज्यूम उसके पास ना इकट्ठे हो गए थे, फिर वो उनको उठाती है और उसमें से देखती है कि यार कौन सा काम का बंदा है, उसको फिर कॉल कर देगी। मतलब मेरे पास कॉल आ जाएगा महीने साल 6 महीने में कि आ जाओ, आपकी जरूरत है, आप इंटरव्यू दे दो। बात समझ में आ रही ना? ऐसा ही होता है, मैक्सिमम तो ऐसे ही चलता है। जो दो चार पद खाली होते हैं ना, वो ऐसे ही भराते हैं। ठीक है, उनके पास में एक लिस्ट बन जाती है कि हाँ इतने लोगों ने हमारे आने की इच्छा रखी थी। तो जब पद खाली होता है तब हम उसको क्या करते हैं, उसमें से लोगों को बुला लेते हैं। ठीक, ये क्या हुआ, आकस्मिक बुलावा, कैजुअल कॉलर्स। अचानक मतलब व्यक्ति जाता था, उनको क्या देके आ जाता था, अपना रिज्यूम देके आ जाता था। विज्ञापन के माध्यम से, अब विज्ञापन का माध्यम तो तुम समझते ही हो, है ना, समाचार पत्रों में इधर उधर विज्ञापन देना कि भैया हमारे यहाँ क्या है, वैकेंसी है। ठीक, रोजगार कार्यालय साहब, ये क्या होता है, गवर्नमेंट का, सरकार का एक विभाग, जहां पर जो लोग शिक्षित है अशिक्षित है जितना भी पढ़े हैं और उनको रोजगार की आवश्यकता है, नौकरी की, वो लोग क्या करते हैं, इस डिपार्टमेंट में जाते हैं। गवर्नमेंट हर जिले में मिलेगा बेटा, ये है ना, उस जिले में जाते हैं, उस जिले के डिपार्टमेंट में, और बताते हैं कि साहब हम इतना पढ़े हैं और हमको इस तरह की जॉब की आवश्यकता है। ठीक, अब यदि कंपनी को ऐसे नौकरी की भर्ती चाहिए, मतलब लोगों की चाहिए, तो कंपनी क्या कर सकती है, डायरेक्ट इस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाके बात कर सकती है कि भैया हमको 4 लोग इस योग्यता के अनुसार चाहिए, क्या आपके यहाँ कोई रजिस्टर्ड हुआ है इसी योग्यता का? वो बता देंगे हाँ हाँ, देखो आपको क्या अकाउंटेंट के लिए चाहिए, हाँ क्या चाहिए, बीकॉम पास चाहिए, बोले है, उम्र कितनी चाहिए, अपन ने लिख दी भाई 30 साल से ज्यादा नहीं, हाँ बोले है, लाओ, बोले उनके नाम दे दो, उनका नंबर दे दो। फिर कंपनी क्या करेगी, उनको कॉल करेगी कि भैया एक काम करो, आपको जॉब चाहिए ना, आओ जरा इंटरव्यू दो, देखते हैं। बात समझ में आई? रोजगार कार्यालय से भी क्या कर सकते हो आप, भर्ती कर सकते हो। दूसरा, इसके बाद में नेक्स्ट, प्लेसमेंट एजेंसीज। ये जो रोजगार कार्यालय सरकारी हो गया, ये प्राइवेट हो गया। प्लेसमेंट एजेंसी क्या हो गई, प्राइवेट हो गया। एजेंट, अधिकतर प्राइवेट कंपनियों में जॉब यही लोग दिलवाते हैं, प्लेसमेंट एजेंसी। आप यदि कुछ जैसे ही कर लोगे ना, बीकॉम या एमकॉम, तो ये बहुत, हालांकि इनमें फर्जीवाड़ा भी बहुत होता है ना, संभल के रखना रहता है, इसमें संभल के चलना पड़ता है। जिन्होंने अच्छे से काम कर रखा है सिर्फ उन्हीं पे विश्वास करना, ये भी मैं बता दूं। ये लोग क्या करते हैं, आपका एक इंटरव्यू लेंगे खुद, और जैसे इनको मालूम पड़ेगा यार तुम में ये कमी है, तो उसके बारे में वो आपको समझाएंगे, देखो यार आपकी इंग्लिश में बोले दम नहीं है, आप इंग्लिश इंप्रूव करके आओ। ठीक, फिर आप करके आओगे, फिर आपका फिर से इंटरव्यू लोगे, फिर उनको मालूम पड़ जाएगा अच्छा चलो ये बच्चा या ये कैंडिडेट उम्मीदवार क्या है, सही है। उनको मालूम रहेगा कि किस कंपनी में क्या वैकेंसी खाली है, क्यों, क्योंकि कंपनी वाले इन्हीं को कांटेक्ट करेंगे, है ना, इनको बता के रख देते हैं कि भैया तुम्हारे पास में इस योग्यता का व्यक्ति आए तो हमारे पास भेज देना। तो ये तुरंत फिर क्या करते हैं, एक काम करो वहां जाओ, उस कंपनी में इंटरव्यू दे के आओ। समझ में ये बात? तो ये बहुत चलता है रियल लाइफ में, सबसे ज्यादा यही चलता है। ठीक है, वैकेंसी यही इसी तरह से भरी जाती है। प्रबंधन परामर्शदाता या उच्चाधिकारी खोजक, आजकल वो लोगों ने ना मैनेजमेंट की सर्विसेज देने लगे। पहले तो क्या, आप यदि मैनेजमेंट करना है तो आपको कंपनी में नौकरी करनी पड़ती थी। आजकल जो छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं ना, बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे बिजनेस, जहां पर किसी बिजनेस में 10 कर्मचारी, ज्यादा नहीं है ना, तो वो एक मैनेजमेंट वाले व्यक्ति को नहीं पाल सकता मतलब सैलरी नहीं दे सकता, वैसी सी बात। तो वो क्या करता है, मार्केट में जैसे हमारे वकील होते हैं, प्राइवेट होते हैं ना, वो लोग, हम लोग क्या करते हैं, उनसे जाके सलाह लेते हैं कि साहब ऐसा हो गया क्या करना। वैसे ही प्रबंधन के भी क्या होते हैं, ऐसे एक्सपर्ट लोग होते हैं, है ना, उनका ऑफिस खुला रहता है, मैनेजमेंट ऑफिस, उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफिस। हम वहां जाते हैं, हम उनसे बोलते हैं कि सर हमको ऐसा ऐसा मैनेजमेंट करना है, क्या करें, वो हमको एडवाइस करते हैं। फिर हम उनको वही बता देते हैं कि हमको इस टाइप के लड़के की आवश्यकता है या जॉब पर पर्सन की जरूरत है। तो वो लोग क्या करते हैं, हमको बता देते हैं कि यार ये बंदा सही है, इसको रख लो। ठीक, भर्ती हो गई।
कैंपस भर्ती, कैंपस भर्ती का मतलब है जब कॉलेज में कंपनी आती है। आपने सुना होगा अक्सर इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, इंजीनियरिंग और फार्मा कंपनी कॉलेजों में, कि बोले यार उसका तो कॉलेज में ही इतने लाख का पैकेज लग गया, सुना होगा, है ना। ये वही था भाई। इंजीनियरिंग कंपनी, जो सॉफ्टवेयर कंपनियां, जो भी इंजीनियरिंग कंपनियां हैं, उनको क्या लाट के लाट चाहिए, 40 लोग, ऐसी भर्तियां लगती है उनको। तो एक एक दो दो कहां देखेंगे, तो वो क्या करती है, सीधे कॉलेज पहुंचती है और कॉलेज में डायरेक्ट वहां से क्या करती है, भर्ती करती है। इसको क्या बोलते हैं, कैंपस। ठीक, ये नीचे सब कुछ लिखा हुआ है। ओके बेटा, इसके बाद में आता है संस्तुति और सिफारिश। इसका मतलब है कि जैसे देखो एक बात बताऊं, अकाउंटेंट की जॉब है ना, बड़ी कंपनियों में तो ठीक है, इंटरव्यू और इसके थ्रू और बाकी जो हमने तरीके देखे उसके थ्रू होता है। पर जो छोटी कंपनी जिनके बारे में बता रहा था, छोटे व्यवसाय जहां 10 लोग काम कर रहे हैं, अब अकाउंटेंट का काम मुझे बताओ क्या हल्का पतला काम है? सिर्फ डेबिट क्रेडिट करना है? मालूम है, सिर्फ डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। अकाउंटेंट का काम बहुत जिम्मेदारी वाला होता है। अकाउंटेंट का मतलब क्या है, मतलब मैं किसी भी बिजनेस का अकाउंटेंट हूं, मेरे को उस बिजनेस के बारे में सारे राज मालूम है। सोचो जरा, क्यों? सारा हिसाब तो मेरे पास हो रहा है। अरे किस व्यक्ति को कितनी सैलरी देते हैं, कितने में माल खरीदते हैं, कितने में बेचते हैं, समझ में आ रही? कहां कंपनी ने झोल करा है, कितनी नकली सेल, कितनी ओरिजिनल सेल, ये सब किसको मालूम है? अकाउंटेंट को मालूम है। तो एक बंदा अपने अकाउंटेंट को क्या आसानी से जाने देगा? और सोच के देखो, क्या किसी भी राह चलते व्यक्ति को रख लेगा? नहीं, उसको ऐसा विश्वास वाला व्यक्ति चाहिए, क्योंकि अकाउंटेंट के पास में बहुत कुछ है, बात को समझो, वो सब कुछ जानता है। तो उसको ऐसा बंदा चाहिए जो उसके वहां पर टिके रहे और उसका विश्वास उस पर रहे। समझ में आ रही बात? तो वो क्या चाहता है कि वो किसी जान पहचान के ही व्यक्ति को क्या करे, नौकरी पे रखे, ताकि उस पर सामाजिक तौर से भी उस पर क्या बना रहा है, दबाव बना रहे कि अरे यार, मतलब जैसे मान लो मैं किसी पहचान के, मेरे भैया की पहचान के जरिए मैं वहां लगा, ठीक, तो क्या होगा, मेरे ऊपर वहां दबाव रहेगा कि यार यदि मैंने कुछ गड़बड़ करी तो भैया तक बात चली जाएगी और भैया फिर गड़बड़ हो जाएगी। यार बात समझ में आ रही ना? सिफारिश। इसलिए हम ऐसे पद जहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां पर हम क्या करते हैं, सिफारिश से अपनी ही संस्था के कर्मचारियों की क्या कर लेते हैं, सिफारिश ले लेते हैं। अपने कर्मचारी में मान लो कोई वर्मा जी, हमने बोला वर्मा जी तुम्हारी पहचान में कोई अकाउंटेंट है क्या? अरे बोले हाँ भैया, मेरा ही भतीजा है। ठीक है, बोले उसको बुला लो। अब वर्मा जी के ऊपर भी दबाव और वर्मा जी के भतीजे के ऊपर भी दबाव कि यार गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो चाचा जी को सुनना पड़ जाएगी। समझ में आ रही बात? सिफारिश। श्रम एवं ठेकेदार। अक्सर लेबर लेबर जो रहते हैं ना, इनके क्या होते हैं, ठेकेदार होते हैं। एक एक लेबर से बात नहीं की जाती। मान लो 50 लेबर की जरूरत है, वो जो मैंने फैक्ट्री बताई थी ना, सोयाबीन ऑयल, 3 महीने के लिए 50 लेबर की जरूरत है, तो एक एक लेबर से माथामोड़ी नहीं करते। इनका एक क्या होता है, ठेकेदार होता है ना। उनसे बात करते हैं कि भैया ऐसा ऐसा रहेगा, तो उनसे हमको डायरेक्ट मिल जाएंगे। ये खासकर लेबर होते हैं, है ना। प्रसारण मतलब वही एडवर्टीजमेंट, वेब प्रकाशन मतलब वेबसाइट पर डालना, डिजिटल, ठीक। तो ये सब क्या हो गए, बाह्य स्रोत के प्रकार हो गए, भर्ती हो गई, ठीक है। अब इसके लाभ, लाभ ये है कि आपको योग्य कर्मचारी मिलेगा। योग्य कर्मचारी, योग्य कर्मचारी मतलब भाई जरूरी थोड़ी ना हो कि मैनेजर के लिए जो पद हमारा खाली है और वो आंतरिक स्रोत से ही भरा जा सके। भाई असिस्टेंट मैनेजर मान लो क्या है, बीकॉम है, बैचलर है, और हमको मैनेजर के लिए कैसा व्यक्ति चाहिए, मास्टर डिग्री वाला चाहिए। अब वो क्या उससे भरी जा सकती है क्या? नहीं। तो बाहर क्योंकि बहुत लोग हैं, तो हमको एक अच्छा योग्य कर्मचारी आसानी से ढूंढा जा सकता है बाह्य से। बात समझ में आई? ये लाभ है भाई। हमारे घर में जो है वही व्यक्ति मिलेगा, मतलब हमारे संस्था में जितना ज्ञान है, जितना ज्ञानी आदमी वही मिलेगा।
पर बाहर से तो हम और ज्ञानी व्यक्ति को ला सकते हैं ना। ठीक। दूसरा, विस्तृत चयन, सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास पूरा मार्केट खाली है। आंतरिक में क्या दिक्कत है कि सिलेक्टेड लोग हैं, इन्हीं लोगों को हम क्या कर सकते हैं, या तो पदोन्नति कर दें या ट्रांसफर कर दें, वही ज्ञान मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना। आंतरिक में सिलेक्ट करने के चांस क्या है, कम हो जाता है, और जबकि बाह्य में क्या है, अरे पूरा मार्केट खाली, हजारों लोग आपके पास में आएंगे, हजारों में से 2 को सिलेक्ट करो ना। बात समझ में आ रही। तो देखो यहीं के यहीं मैंने कहा क्या बता दिया, आंतरिक के दोष बता दिए कि नहीं बता दिए, सीमाएं बता दी कि नहीं। इसलिए मैंने बोला था कि कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आसान होगी। ठीक है। नवीन प्रतिभा, बाह्य इसमें अपने को क्या मिलेगा, एक नया व्यक्ति मिलेगा, नया टैलेंट मिलेगा। और आंतरिक में दिक्कत क्या हो गई कि जो है वो है, उसी को संभालो। आंतरिक के दोष भी हो गए, बाह्य के लाभ भी हो गए। मतलब इसका उल्टा करते जाओगे तो क्या बन जाएगा, आंतरिक की सीमाएं। समझ में आ रही बात। पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मैं तुमको बोलूं आंसर में थोड़ी बात ऊपर नीचे पॉइंट करे हुए, मत पढ़ो, बस इसका उल्टा करते जाओ। ठीक। प्रतियोगी भावना, देखो बाहर से यदि हम क्या करते हैं, भर्ती करते हैं, तो वो जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनके अंदर आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा। नहीं मेरे को जॉब मिलना चाहिए, मेरे को जॉब मिलना चाहिए, राइट। आंतरिक में ये कंपटीशन कम है, क्यों, क्योंकि लोग ही कम है। समझ में आ रही बात। तो कंपटीशन कम होगा तो अपने आप में इंप्रूवमेंट भी वो लोग कम करेंगे। यहाँ कंपटीशन ज्यादा है बाहर, तो लोग अपने आप में इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है ना। पक्षपात का संभावना कम, सीधी सी बात है, बाहर का व्यक्ति आ रहा है, क्या पक्षपात होगा, ज्यादा नहीं होगा। पर आंतरिक में हो सकता है। जैसे मैनेजर वर्मा जी से पूछा अपन ने, तो भैया अकाउंटेंट के लिए कोई जॉब है, कौन है, उनको मालूम है कि एक बच्चा है जो कि ज्यादा अच्छा है, पर वो उसके बजाय किसको बोल देंगे, अपने भतीजे की भर्ती करवा देंगे। हाँ या ना। पक्षपात हो गया किसमें, आंतरिक में। बाह्य में तो भैया जो आ रहा है इंटरव्यू देगा, जो पास होगा वो जॉब लेगा। ठीक। अब इसकी सीमाएं क्या हो जाएगी, उसके लाभ की उल्टी थोड़ी सी है ना, सोच के देखना, पढ़ के देखना। जैसे उसमें लाभ था क्या, कि वो खर्चीली कम थी, लागत कम थी, तो ये क्या हो गया, ये खर्चीली हो गई। ठीक है। वर्तमान स्टाफ में असंतुष्टि रहेगी, उसमें क्या था, वर्तमान स्टाफ क्या रहेगा, संतुष्ट रहेगा, मनोबल बढ़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा कि यार तुम तो ज्यादा बाहर से लेके आ जाते हो यार, 4 साल से मैं असिस्टेंट मैनेजर बन के बैठा हूं, मेरे को प्रमोशन नहीं दे रहे हो, तुम तो दूसरे को लिया है यार। बात समझ में आ रही। ठीक। चलो, तो ये हो गया भैया आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत भर्ती के, सब कुछ देख लिया हमने। इनमें अंतर तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, मैं क्लियर बोल रहा हूं। ठीक है, करके देख लेना। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं मेरे को, है ना, अंतर को। ठीक है ना, कर लोगे ना। कर्मचारियों का चयन, अगला क्या है, कर्मचारियों का चयन। मैंने उसी वक्त समझा दिया था जब मैं कल पढ़ा रहा था कि चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या कर रही है, नकारात्मक प्रक्रिया है। भर्ती सकारात्मक है, मैंने अंडरलाइन लगवाया कि भर्ती में, जब भर्ती समझा रहा था तब मैंने वहां पर लगवाया था कि भर्ती प्रक्रिया कैसी है, सकारात्मक। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, बुला रहे, आ जाओ, चलो आ जाओ। ठीक है ना। और चयन में क्या किया जा रहा है, जितने फॉर्म तुम्हारे पास आ चुके हैं, भर्ती की जब आपने इंफॉर्मेशन दी, आपके पास क्या आए, आवेदन आए। आवेदन में से अब आप क्या करोगे, अपने आवश्यकता अनुसार जो योग्यता चाहिए तुमको, उस योग्यता अनुसार क्या करोगे, छाट लोगे। ये छाटना क्या है, नकारात्मक है। कुछ चीजों को हम हटा रहे हैं ना, कुछ लोगों को हटा रहे हैं, तो ये क्या है, नकारात्मक। बहुत ही सिंपल है। भर्ती के अंतर्गत भावी मतलब होने वाला कर्मचारी कि विभिन्न स्रोतों की खोज की जाती है। हम पहले, सबसे पहले भर्ती में हम ये कर लेते हैं, राइट। एवं उनकी संस्था में आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है उनको, राइट। आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद चयन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक। प्राप्त आवेदन पत्रों में से जिस आवेदक की योग्यता
अनुभव आदि कार्य विशिष्टता के अनुसार होते हैं, मतलब हमको जैसा काम करवाना है उसके अनुसार उसकी योग्यता है, ठीक, उनका चयन किया जाता है। चयन को नकारात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें से हम हटाते, कैंसिल करते, क्योंकि इनमें से केवल योग्य और कुशल आवेदनकर्ता को ही संस्था में कार्य करने के लिए आमंत्रण दिया जाता है। शेष आवेदन रद्द कर दिए जाते हैं। ठीक है, परिभाषा कोई सी भी एक देख लेना, दोनों ही बहुत आसान परिभाषा है, मैं इन पे बात नहीं करूंगा, बहुत आसान है बेटा। ठीक है, वीडियो को रोक के पढ़ के देख लो। चलिए, चयन प्रक्रिया के चरण। अब देखो, चयन प्रक्रिया के चरण तो बहुत ज्यादा है। आप देखो 2 पेज तक जा रहे हैं, 2-2.5 पेज के। अब आपको लगता है कि एमपी बोर्ड ऐसा प्रश्न पूछेगा? नहीं पूछेगा, परंतु आपको इसका ज्ञान होना जरूरी है कि चयन प्रक्रिया में होता क्या है। तो हम इसको शॉर्टकट में सिर्फ समझेंगे। आपको वीडियो को 2 बार सुन लेना है, यहां से चयन प्रक्रिया को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आवेदन पत्रों की जांच करते हैं। देखो, भर्ती में सारे आवेदन आ गए, अब हमको क्या करना है, चयन करना है। तो चयन करने में सबसे पहले हम सारे आवेदनों को क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करेंगे मतलब पढ़ेंगे, देखेंगे कि भैया हमारी आवश्यकता के अनुसार इसमें कौन है और कौन नहीं है। तो सबसे पहले उसकी जांच करना पड़ेगी। जांच करना मतलब पढ़ना। ठीक, दूसरा, जब हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हाँ ये लोग हमारी योग्यता के अनुसार है, उन लोगों को हम क्या करेंगे, प्राथमिक पहला साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के लिए हम उनको क्या करेंगे, आमंत्रित करेंगे कि भैया एक काम करो, आप लोग आओ यहाँ पर मिलो। ये प्राथमिक साक्षात्कार किस लिए होता है, उसकी शारीरिक और मानसिक, मतलब दिमाग से सही है वो, शरीर से फिट है, ये सिर्फ जानने के लिए हम बुलाते हैं और कुछ नहीं। ठीक, फिर ये रिक्त आवेदन पत्र भरना, ये इतना ज्यादा नहीं चलता है। आप तो बस यहाँ समझो प्राथमिक साक्षरता हुई। ठीक, उसके बाद में सीधे आ जाओ चयन परीक्षा। फिर उससे, अब हर जगह ऐसा नहीं होता बेटा, चयन परीक्षा पहले इंटरव्यू में भी हो सकता है। फिर उसके यदि कोई अच्छे विशिष्ट कार्य के लिए हमको यदि किसी की जरूरत है, तब हम फिर उससे एक और क्या करवाते हैं, उसकी एग्जाम लेते हैं। समझ में आ रही बात? क्या देगा वो, एक टेस्ट देगा। ठीक, टेस्ट देगा, फिर उसके बाद में सीधे हम अगले पेज पे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट पेज पे 178 पर आ गए। 178 पर नहीं आए बेटा, नहीं आए। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि बस हो गया, मैं जो बोलते जा रहा हूँ बस उतना ही है। ठीक है, सीधे 178 पर आ जाओ। और ये जो तीसरा दिख रहा है ना, रोजगार साक्षात्कार, अब हम उसका क्या करेंगे, जो व्यक्ति चयन परीक्षा में पास हुआ है उसको हम बुलाएंगे फाइनल इंटरव्यू के लिए। ठीक, जिसमें हम उसकी और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी ज्ञान बुद्धि वगैरह को समझने की कोशिश करेंगे। फिर जब वो फाइनल हो जाएगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति सिलेक्ट है, फिर हम उसका क्या करेंगे, संदर्भ और पृष्ठभूमि की जांच करेंगे। मतलब हम उसके रिकॉर्ड चेक करेंगे कि पहली संस्था में ये क्यों आया, क्यों वहां से क्यों आया। ऐसा तो नहीं कि उसको वहां से निकाल दिया गया, इसने वहां कुछ गड़बड़ तो नहीं करी थी, या फिर ये फलाना दे, भाई अपन एमपी में यूपी से आया है, तो पहले चेक करो कि इस पे पुलिस केस तो नहीं है। समझ में आ रही बात है ना? तो उसकी जो पृष्ठभूमि मतलब उसका जो बैकग्राउंड है ना, वो चेक करेंगे कि भैया ये कहाँ से कौन है, अपराधी तो नहीं है कोई। ठीक है ना, ऐसी जांच करेंगे। ठीक, ये जांच होने के बाद में चयन निर्णय हो जाएगा कि हाँ अब भाई इतने लोग फाइनली सही है, उनको डिसाइड कर लेंगे, उनकी अंतिम सूची में शामिल कर दिया जाएगा उनको। ठीक, शामिल करने के बाद में फिर उनको हम बोलेंगे कि भैया आपका आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट ला दो। साहब ये मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है? भाई तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है। समझ में आ रही बात? भाई शरीर से तुम सही हो, आंखें सही हैं, है कि नहीं? तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है शरीर की, मतलब हस्त पुष्ट है शरीर उसका, क्योंकि हम बीमार शरीर को लेके क्या करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट मंगवाएंगे, उसका परीक्षण करवाएंगे, फिर वो आ गया सही है,
हम उसको क्या करेंगे, प्रस्ताव करेंगे, हम उसको ऑफर करेंगे, ठीक भैया सब कुछ सही है, अब तुम आ जाओ। कार्य प्रस्ताव का मतलब क्या हुआ, फाइनली उसको बुला लेंगे, आ जाओ, आपको नौकरी हम देने के लिए तैयार हैं। ठीक, जब वो आ जाएगा तब हम उसके साथ में एक अनुबंध करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट तो जानते हो ना, कानून में वो लिखा के बात कर लेना, सारी शर्तें लिखवा लेना, उसको हम उसका काम लिखवा देंगे, उसकी क्या शर्तें हैं, उसको कितना सैलरी देंगे, ये सब चीजों को हम एक कागज पे लिखवा लेंगे, एग्रीमेंट रोजगार का, और एक एग्रीमेंट उसको दे देंगे, उससे साइन करवा लेंगे और एक अपने पास। ठीक है, ये हो गया भैया चयन। क्लियर, अब व्यक्ति आपके आ गया, काम करवाओ उससे। ठीक है, भर्ती और चयन में अंतर, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, बहुत महत्वपूर्ण। अब सर यदि हमसे किसी ने पूछ लिया 4 नंबर में चयन को समझाइए, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है कि हम क्या करेंगे। तो पहले तो चयन को मतलब समझा देना, जो हम समझ चुके हैं, और ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया के जितने पॉइंट हमने पढ़े हैं, किताब में मतलब नहीं, हमने जितने पॉइंट पढ़े हैं सब में 2-2 लाइन लिख देना, बस तेरा 4 नंबर का आंसर बेटा हो गया। और ये भी नहीं कर सके तो ये जो अंतर के जो चारों पाए, जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ना चयन के, भाई ये लिखाना, पूरे 4 नंबर 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, ये हो गया भैया चयन। अब आ जाओ प्रशिक्षण और विकास। तो पहली चीज समझ लो, प्रशिक्षण अलग होता है और विकास अलग होता है। ठीक, प्रशिक्षण जो हम कार्य, जिस जॉब पर हम लगे हैं, उस जॉब में और अच्छा होने के लिए हमको क्या मिलती है, ट्रेनिंग। जैसे मान लो आप हीरे की कटिंग करने का काम है आपका, काय का, हीरे की कटिंग करने का, फिनिशिंग करने का, तो आपको प्रशिक्षण किस चीज का दिया जाएगा, उस हीरे को और अच्छा कर सको, उसमें कोई गलती ना करो, उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, मान लो आप टेलर हो, कपड़े सिलते हो, तो आपको ट्रेनिंग किस चीज की दी जाएगी, कपड़े को सिलने की। मान लो अभी तक आप केवल टी शर्ट सिल रहे हो क्योंकि आसान है, अब आपको पैंट या जींस सिलने की ट्रेनिंग दी जाएगी। या तो टी शर्ट को अच्छे से बिना गड़बड़ी करे सिलने की ट्रेनिंग दी जाएगी, या फिर उसी में कपड़े में की सिलाई में कुछ और नया सिखाया जाएगा कि भाई चल अब एक काम कर, जींस बनाना सीख। क्लियर, प्रशिक्षण जो काम आपका है उस काम में आपकी कार्य कुशलता की वृद्धि के लिए दिया जाता है, उसी काम से संबंधित। जबकि विकास, डेवलपमेंट, उस काम के अलावा पूरी ज्ञान की वृद्धि की जाती है। समझ में आई बात, मतलब सिर्फ आप टेलर हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेलर संबंधित काम, अब आपको मैनेजमेंट के भी गुर सिखाए जाएंगे, नियम सिखाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको लग रहा है कि आप टेलरिंग करते करते आप बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको तो हम फैक्ट्री संभालने का भी दे सकते हैं पूरा का पूरा। तो फिर फैक्ट्री संभालने वाले को फिर कितनी चीजें सिखानी पड़ेगी, कि भैया रॉ मटेरियल कैसे खरीदना है, ये भी सिखाना पड़ेगा उसको, ये भी सिखाना पड़ेगा कि लेबर उनसे कैसे बात करनी है कि नहीं। तो ये सारी चीजें सिखानी पड़ेगी। ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण डेवलपमेंट, विकास। बात समझ में आई, तो प्रशिक्षण में अंतर समझ में आया, प्रशिक्षण और विकास। प्रशिक्षण सामान्यतः हम ये कह सकते हैं लेबर टाइप के काम के लिए होता है। किसके लिए, लेबर टाइप के, है ना, किसी काम में विशिष्टता के लिए। जबकि विकास संपूर्ण ज्ञान की वृद्धि के लिए, उसकी कौशल, कौशल मतलब स्किल डेवलप करने के लिए होता है। ठीक, प्रशिक्षण में फायदा यह होता है कि हाँ, इससे हमारा क्या, संस्था को लाभ क्या होता है, इससे सिर्फ मतलब संस्था को तो बहुत अधिक लाभ होता है ना, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है ना, एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक, जबकि विकास में संस्था के साथ साथ ज्यादा जो फायदा होता है वो उस व्यक्ति का होता है। संस्था का हो ना हो, संस्था का तो होगा, पर ज्यादा ज्यादा फायदा किसका होगा, उस व्यक्ति का। क्यों, क्योंकि अब वो मैनेजमेंट के गुण सीख चुका है, अब वो क्या करेगा, वो किसी और जगह भी काम कर सकता है, तुमको भी छोड़ के जा सकता है। बात समझ में आ रही है। जबकि आपने यदि किसी को यहीं पर काम करने की ट्रेनिंग दी है तो शायद आप ही के पास में बना रहेगा। ठीक, ये रहा प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का ये रहा अर्थ, यहाँ पढ़ के देखो इस पूरे पैराग्राफ को,
तो कोई डाउट हो तो पूछो। मेरे को लगता है आप लोगों ने रीड कर लिया, राइट? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बहुत आसान है ना? इस पे अपन ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है? भर्ती के जो स्त्रोत है ना, आंतरिक स्त्रोत, बाह्य स्त्रोत, इस चैप्टर का बहुत ही अंतर, इन दोनों में अंतर सबसे महत्वपूर्ण अंतर है या क्वेश्चन है, ठीक है? भर्ती से संबंधित पूछेगा, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं पूछेगा, उसका महत्व पूछेगा, ठीक? प्रशिक्षण में बस वो इतना ही पूछ सकता है कि प्रशिक्षण क्या है, और ज्यादा से ज्यादा इसकी विशेषता है। प्रशिक्षण प्रक्रिया नहीं पूछेगा, ठीक है? क्योंकि प्रशिक्षण प्रक्रिया बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत सारी चीजें उसमें। तो विशेषताओं में क्या देख लें? विशेष कार्य से संबंधित, अभी हमने कहा प्रशिक्षण किसके लिए दिया जाएगा? विशेष कार्य के लिए दिया जाएगा, है ना? उसी कार्य के लिए सतत प्रक्रिया, ये प्रशिक्षण चलता रहता है, ठीक है? नए एवं पुराने दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए आवश्यक, नए व्यक्ति को भी देना पड़ेगा और पुराने को और कुछ नया सिखाने के लिए प्रशिक्षण देना पड़ेगा, ठीक? वयों में विनियोग, इसका मतलब ये है, कुछ लोग बोलते हैं ट्रेनिंग व्रेनिंग सिर्फ समय की और पैसे की बर्बादी है। कुछ लोग क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग देना समय और पैसे की बर्बादी है। ऐसा नहीं है। जो आप आज खर्च कर रहे हो ट्रेनिंग में, उसका लाभ तुम्हें ही मिलेगा, संस्था को ही बढ़ के मिलता है। भाई आपका बंदा एक्सपर्ट होगा तो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, इफिशिएंसी दोनों, कार्य कुशलता, तो उसका फायदा तुम्हें ही तो मिलेगा। बात समझ में आई? और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में कितनी बार उन्होंने, दोनों ने एक ही चीज बोली, सिखाओ सिखाओ, विशिष्टीकरण लाओ, एक ही काम करवाओ बार बार, ताकि वो एक्सपर्ट हो जाए, और उसी का तो तुमको लाभ मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो व्ययों का यहाँ पर ये कहा है कि प्रशिक्षण पर जो किया गया खर्च है वो व्यय नहीं है, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जो पैसा कमा के दे। समझ में ही बात? खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, विनियोग है, ठीक? संस्था व कर्मचारी दोनों के लिए लाभदायक है, दोनों के लिए लाभदायक है, ठीक? प्रशिक्षण तथा विकास में अंतर होता है, ये यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, ये जरूर पढ़ के जाना, इसको टिक कर लो, है ना? 2 नंबर में पूछ सकता है क्या प्रशिक्षण और विकास में अंतर होता है, हम ये लिख के आ जाएंगे, ठीक है? प्रशिक्षण तथा शिक्षा में अंतर, हाँ, शिक्षा में अंतर। प्रशिक्षण अभी समझा दिया, शिक्षा का मतलब होता है कि अभी आप जो पढ़ रहे हो, ये क्या ले रहे हो? शिक्षा ले रहे हो। उदाहरण बहुत नीचे बहुत क्लियर कर रहा है कि जब एक कर्मचारी को मोटरसाइकिल के लिए विभिन्न पुर्जों को जोड़कर एक नई साइकिल बनाना सीखना है, तो उसको हमको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, काम कैसे करना है। जबकि इसके विपरीत कोई व्यक्ति यदि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है? शिक्षा ले रहा है तो वो भी मैकेनिकल, पर वो वहां पहले शिक्षा ले रहा है और प्रशिक्षण यहाँ हो रहा है। बात समझ में आई? प्रशिक्षण सभी स्तरों पे आवश्यक है। एमसीक्यू बन जाएगा ना, हाँ या ना, ठीक है नहीं? तो सभी उच्च स्तर पे, मध्यम और निम्न तीनों स्तर पर क्या है? आवश्यक। तीनों लेवल के अलग अलग प्रशिक्षण होंगे। प्रशिक्षण का महत्व वो आवश्यकता है, बहुत ही आसान है, मन से जितना लिख सके बेटा। भाई संगठन के लिए लाभ क्या होगा? उत्पादन लागत में कमी, क्योंकि एक्सपर्ट हो रहा है वो, ठीक? श्रम परिवर्तन दर में कमी। ओहो सर ये क्या है? मैंने अभी बताया था ना, कोई भी संस्था ये नहीं चाहती कि उसके यहाँ लेबर या कर्मचारी का आना जाना चला रहे। आना जाना मतलब छोड़ना संस्था को। क्यों? क्योंकि संस्था को छोड़ने से संस्था का नुकसान होता है। मैंने बताया था अभी कि 1 साल तक तो संस्था को उससे कोई लाभ ही नहीं होता है, क्योंकि उसको काम ही नहीं आता है। अब 1 साल बाद वो यदि मान लो जब सीख के छोड़ के चला जाए तो उसका नुकसान, ठीक? तो ये वही है कि सम परिवर्तन दर, आना जाना कि जो दर है उसमें क्या होना होती है? कमी होती है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेनिंग लेगा, वो संतुष्ट होगा काम से, और वो अच्छा काम करेगा तो आप उसकी सैलरी भी बढ़ाओगे, तो वो यहाँ टिका रहेगा। समझ में आई बात? उच्च उत्पादकता, भाई सीधी सी बात है, ठीक? ये 2-3 चीजें देख लेना, आसान है, मतलब इसमें कोई दम नहीं है, इसलिए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। कर्मचारियों को लाभ, भाई उसकी आय में वृद्धि होगी, उसका जीवन स्तर बढ़ेगा, है ना? उसके मनोबल में वृद्धि होगी, दुर्घटनाएं कम होगी, उसको काम आएगा तो सही करेगा, है ना? और इससे उसके बाजार में उसकी वृद्धि होगी। क्यों? उसको ये आता होगा तो दूसरी किसी और कंपनी में क्या कर सकता है? बोल सकता है कि मुझे ये बहुत अच्छे से आता है कि नहीं? प्रशिक्षण की विधियां,
अब प्रशिक्षण की विधियां देखो, एक तो है कार्य पर प्रशिक्षण विधि और कार्य से परे। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग वहां दिया जाए, पहला वाला कार्य पर प्रशिक्षण विधि का मतलब प्रशिक्षण कहाँ दो, वहां दो जहां पर काम हो रहा है। जैसे कि मान लो एक नाई, बार्बर, कटिंग करने वाला किसी को ट्रेनिंग देना चाहता है, तो उसको बाल काटते हुए दिखाएगा ना कि देख ऐसे ऐसे ऐसे। फिर वो यदि वो सीखने वाला काट रहा है तो उसको बोलेगा नहीं देख देख यहाँ से ऐसे नहीं काटते, ऐसे ऐसे काटते। मतलब जहां काम हो रहा है वहीं पर प्रशिक्षण। टेलर, टेलर जहां पर वो सिल रहा है, बोले नहीं देख ऐसे नहीं, ऐसे सिलना है देख। ये क्या हुआ, कार्य पर प्रशिक्षण। कार्य से परे का मतलब क्या हुआ कि हमने 10 लोगों को एक हॉल में बिठा लिया और उनको सबको क्या कर रहे हैं, डेमो दे रहे हैं कि देखो बेटा ऐसे कटिंग करना है या ऐसे सिलना है। ये क्या हो गया, कार्य से परे प्रशिक्षण। बस ये दोनों में अंतर याद रखना है और ये दोनों याद रखना, बाकी इसके अलावा इनमें कुछ भी याद नहीं रखना। तो कार्य से, कार्य पर प्रशिक्षण ये पढ़ लेना, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल लिखा है कि मशीन अथवा प्रयोगशाला में विशेष कार्य के लिए कहा जाता है, मतलब उनको स्पेशली वहां पर काम करके, जहां काम हो रहा है वहां उसको डेमो दिया जाता है। रूटीन कार्य के दौरान ही उसको सिखा दिया जाता है। जैसे हम लोग मान लो खाना बनाना सीख रहे, तो हमारी मम्मी बोलती चल आ जा, डाल ये तेल, डाल जीरा, डाल अरे अरे ये मत डाल, कम डाल। ये क्या हो गया, कार्य पर, ठीक। पर हम बहुत अच्छा खाना बनाना सीखना चाहते हैं तो हम किसी कोचिंग, भाई खाना बनाने की भी कोचिंग होती है मालूम है, वहां जाएंगे, फिर वो हमको डेमो, 10 बच्चे बैठे रहेंगे हमारे जैसे, हम भी वैसे बैठे रहेंगे, हाँ बताओ सिखाओ, है कि नहीं, ऐसे मासूम से बैठे रहेंगे। फिर वो बताएंगे देखो ये गोभी की सब्जी है, हम बोलेंगे ओ क्या बात है, गोभी की सब्जी है, गोभी की सब्जी है, पत्ता गोभी, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको ऐसे काटना है, ओह ये क्या हो गया कार्य से परे, ठीक है। इन दोनों में आपको डायरेक्ट आना है, इन दोनों के अंतर। कहाँ है इन दोनों का अंतर, ये रहा पेज नंबर 185, ठीक। ये अंतर पढ़ना है जो कि बहुत ही आसान है। इसका आशय उन विधियों से जिनमें कार्यस्थल पर प्रशिक्षण दिया जाता है, इसका आशय उन विधियों से जिनमें कार्य से अलग प्रशिक्षण दिया जाता है। कितनी सही बात की वही की वही बात को वही के वही बोल दिया। सिद्धांत, इसमें कार्य करते हुए सीखने के सिद्धांत को अपनाया जाता है, इसमें कार्य से पहले सीखने के सिद्धांत को अपनाया जाता है। बिल्कुल नया बच्चा है, उसको कुछ आता ही नहीं, तो उसको कहां पर रखा जाएगा, कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी, सोच के देखो। आपकी कपड़े की फैक्ट्री है रेडीमेड की, एक लड़का आया नया, उसको सिलाई करना भी नहीं आती और आप उसको रखना भी चाहते हो, तो आप उसको कौन सा प्रशिक्षण दोगे, कार्य पर प्रशिक्षण दोगे या कार्य से परे, कार्य पर, बिगाड़ देगा उसको, तो सिलाई का मतलब ही नहीं मालूम, बात समझ में आ रही ना, उसको तो मालूम ही नहीं कि धागा कौन सी क्वालिटी का कैसे चेक किया जाता है, उसको कुछ आता ही नहीं है। उसको सबसे पहले आप कहाँ करोगे, कार्य से पहले परे वाले में ट्रेनिंग दोगे, उसको धागे की क्वालिटी पकड़ना सिखाओगे, उसको सुई का टाइप बताओगे कि कैसे कपड़े में कैसी सुई लगेगी। बात समझ में आ रही, क्लियर हो गया। उपयुक्ता नीचे देख लो, उपयुक्ता कि भाई बंदा बिल्कुल नया है, मान लो बिल्कुल नया है, तो उसको पहले अलग देने पड़ेगी, कार्य पर नहीं दे सकते आप। सोचो कार्य पर प्रशिक्षण तभी दे सकते हो जब बंदा सिलाई को जानता है, और सिलाई के साथ साथ आप दूसरा और उसमें, जैसे शर्ट सिलना जानता है पर अब उसको आप जींस सिलवाना चाहते हो, तो आप वहां पर करवा सकते हो सामने ही उससे। पर वो सिलना ही नहीं जानता तो उसको क्या करना पड़ेगा, कार्य से परे का प्रशिक्षण देना पड़ेगा। क्लियर। भाई विकास, भाई विकास का मतलब ये हुआ बेटे कि विकास तो बहुत हो ही रहा है, आप लोग सुन ही रहे हो, विकास होगा विकास होगा। मोदी जी विकास करो, है कि नहीं। और मोदी जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाइयों बहनों, विकास होगा, है ना। तो यहाँ पर विकास का मतलब यही है, चौतरफा, मतलब एक कर्मचारी को सिर्फ उसी काम का नहीं, उसके अलावा भी उसको ज्ञान में वृद्धि करना।
हमने लिज्जत पापड़ का देखा था भाई, उनको पापड़ लाटना तो सिखाया ही जा रहा है और उसके साथ साथ उनको शिक्षा भी दी जा रही है। जो लेडी से लिखना पढ़ना नहीं जानती उनको लिखना पढ़ना सिखाया जा रहा है। वहां क्या हो रहा है? विकास। उसको क्या बोलेंगे? विकास। बात समझ में आई? पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेको तुमको है। है ना? मैंने समझा दी वो बात। इसको अर्थ को पढ़ना, कोई सी भी एक परिभाषा चिपका देना। विशेषताएं बहुत ही आसान है ना? सीधी एक एक लाइन की है, करना हो लगे तो कर लेना, ठीक है? क्योंकि इनमें सीधे अंतर बन रहा है प्रशिक्षण और विकास में। ये कर लेना, विकास भी हो गया, प्रशिक्षण भी हो गया। ठीक। शिक्षा का मतलब नहीं है, मतलब शिक्षा का मतलब है पर यहाँ पर शिक्षा का मतलब नहीं है। तुम बोले शिक्षा का मतलब नहीं, सर ने तो बोला था। ठीक, तीनों में अंतर पढ़ लोगे तो अंतर समझ में आ जाएगा। देखो मैं नहीं रीड करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब खास चीज होती है आपके दिमाग में उस चीज को डालना, वो मैं कर चुका हूँ। अब आप पढ़ोगे तो आसान है। यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब बचता है सिर्फ नियुक्तिकरण की विशेषताएं और लाभ। तो मुझे बताओ, पेज नंबर आ जाओ 164 पर। अब सिर्फ हम इसके पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक? सिर्फ पॉइंट पढ़ूंगा और आपके चेहरा ही मेरे को बता देगा कि इसको पढ़ के बताना है कि अलग ही है ना। नियुक्तिकरण की विशेषताएं, पृथक प्रबंधकीय कार्य। सीधी सी बात है, ये एक अलग से कार्य माना गया है, मुख्य कार्य है ये। प्रबंधक की जो परिभाषा है उसमें जितने भी नाम आ रहे हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये सब क्या है? एक एक अलग कार्य है और मुख्य कार्य। और इसको पृथक इसलिए भी बोला, क्यों? क्योंकि हमने देखा मानव संसाधन विभाग ही अलग बना दिया जाता है। नियुक्तिकरण का एक डिपार्टमेंट, एक विभाग ही अलग बना दिया कि उनका काम ही क्या है? नियुक्तिकरण करते रहो बेटा। इसलिए इसको क्या बोला है? पृथक प्रबंधकीय कार्य। ठीक भाई, किससे संबंधित है? मनुष्यों से संबंधित है। सभी प्रबंधकीय स्तर पर आवश्यक है, बिल्कुल। टॉप लेवल पे भी जरूरत होती है तो भर्ती नियुक्तिकरण करना पड़ता है। मान लो मैंने कंपनी या बिजनेस चालू करके दे दिया, मैं यहाँ कोचिंग में मेरे को पढ़ाने में मजा आता है, पर मैंने कोई एक और बिजनेस चालू करा तो मैं वहां टॉप लेवल में बैठ के काम नहीं करूंगा। भले से मेरा ही बिजनेस है, पर मैं वहां रोज का काम देखूंगा क्या? नहीं, मेरे को तो भैया कोचिंग में पढ़ाने में मजा आता है। तो मैं वहां पर भी एक क्या कर लूंगा, मैनेजर, टॉप लेवल का मैनेजर रख लूंगा, उसकी नियुक्ति कर दूंगा। बात समझ में आ रही? मतलब सभी स्तर पर नियुक्तिकरण होता है। आगे, सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध है ना भाई। उनको प्रशिक्षण देना, सही व्यक्ति को चयन करना, भर्ती चयन के लिए सही व्यक्ति को मौका देना, ये क्या है? एक सामाजिक उत्तरदायित्व है हमारा। ठीक है। आंतरिक और बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ेगा इससे, है ना, नियुक्तिकरण पे। ठीक है ना, वो स्रोतों के कारण समझ गए, आंतरिक और बाह्य स्रोत के कारण इसका प्रभाव पड़ता है। सतत प्रक्रिया चलती रहती है, हर बार कोई ना कोई छोड़ता जाता है, अपन उसको उसकी भर्ती करते जाते हैं। ठीक, ये हो गई भैया विशेषता। अब क्या महत्व? अब यार महत्व भी मैं पढ़ूंगा क्या? पढ़ लोगे? आईएमपी है, विशेषताएं भी और महत्व भी, पर सब बत्तीबाज है बिल्कुल। मतलब शानदार, अपने आप को राइटर समझना और लिखते जाना कि तुम ही हो विशेषज्ञ। बस ये पॉइंट जरूर पढ़ के जाना भाई। योग्य कर्मचारियों को खोजने और प्राप्त करने में सहायक, सीधी सी बात है। संसाधनों का अधिकतम और कुशलतम उपयोग। भाई प्रशिक्षित हो गए, हमारे कर्मचारी अच्छे प्रशिक्षित होंगे तो हमारे का संसाधन का कुशलतम उपयोग करेंगे अपन। ठीक है। उच्च निष्पादन में सहायक, अच्छा कार्य करने में सहायक हो जाएगा, है ना। उपक्रम में निरंतर जीवित रहने और विकास में सहायक। हमारा संस्था अच्छी चलती रहेगी, अच्छे योग्य कर्मचारी आएंगे तो। ठीक, क्लियर कर लोगे तो बड़ी सफलतापूर्वक हमने इस अध्याय को केवल 2 दिनों में कंप्लीट कर दिया है ना बेटा। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा? निदर्शन, डायरेक्टिंग, राइट, जो कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि 2 दिन में उसको भी अपन कंप्लीट करें। ठीक है।
शायद 3 दिन भी हो सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, चैप्टर बड़ा है, पेज ज्यादा है, पर उसमें काम की चीजें बहुत कम है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।